आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। कर्नाटक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए कर्नाटक के चित्रदुर्ग, विजयनगर, सिंधनूर समेत कई चुनावी रैलियां करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद पीएम की ये पहली यात्रा है। कांग्रेस पार्टी आज कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इस समय कर्नाटक में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज मैसूरू जिले के वरुणा विधानसभा सीट के सुतुरु और चामराजनगर के कोलेगल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बेंगलुरु में एक रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज फिर एक बार कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा जेडीएस, आम आदमी पार्टी के नेता भी चुनाव प्रचार में जोर लगाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज से कर्नाटक में पार्टी उम्मीदवारों के लिए अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव तैयारियां, कानून व्यवस्था की समीक्षा की स्थिति की बैठक में तटरक्षक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कर्नाटक के आयकर विभाग समेत सीमावर्ती राज्य शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कर्नाटक की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि अवैध नकदी, शराब, मादक पदार्थ और उपहारों की सीमा पार से आवाजाही पर नजर रखी जा सके। मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट आज राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई करेगा। जस्टिस हेमंत प्राचर की अदालत में दोपहर बाद सुनवाई शुरू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर आज गुजरात हाईकोर्ट फैसला भी सुना सकती है, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि उनकी सजा पर हाईकोर्ट रोक लगाएगा या फिर उन्हें ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 16 साल पुराने मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। अफजाल अंसारी की सजा के ऐलान के बाद लोकसभा सचिवालय ने कदम उठाया है। कानून में 2 साल से अधिक सजा पर संसद या विधानसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाने का प्रावधान है। दिल्ली नगर निगम द्वारा तुगलकाबाद किले में चलाए गए अतिक्रमण अभियान पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिका में कहा गया है कि जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं उनको मुआवजा और पुनर्वास का इंतजाम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ से संबंधित मुद्दों पर दलीलों के एक बैच की सुनवाई करने वाला है, जिसमें इसके मसौदे, संविधान के कुछ पहलुओं पर आपत्तियां भी शामिल है। ईडी के दिल्ली शराब घोटाले मामले में दायर 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया है और 10 मई को तलब किया है। चार्जशीट में अरुण रामचंद्र पिल्लई, राजेश जोशी, अमनदीप ढाल, गौतम मल्होत्रा और राघव मगुंथा के नाम हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 50 दिनों की उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए जयपुर में एक कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योगाभ्यास किया। जयपुर में आयोजित योग महोत्सव में कई शैक्षणिक, योग और सामाजिक संस्थाएं भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस मौके पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सभी का आभार जताया। 50 दिवसीय योग महोत्सव के लिए राजस्थान आए केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि योग से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। योग राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पुरस्कार की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशियाई विकास बैंक की 56वीं एडीबी वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाली है। कोरिया गणराज्य की यात्रा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय संवाद भी करेंगी। वित्त मंत्री का सामुदायिक प्रवासियों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दक्षिण कोरिया में गवर्नर्स बिजनेस की वार्षिक बैठक में शामिल होंगी। वो एशिया के उत्थान में समर्थन की नीतियों विषय पर एडीबी के गवर्नर्स सेमिनार में पैनल सदस्य बनेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय मालदीव के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह के आगमन पर मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने उनका स्वागत किया। मालदीव दौरे पर रक्षा मंत्री ने अपनी समकक्ष मारिया अहमद दीदी और विदेश मामलों के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों देश के हितों से जुड़े मसलों पर भी चर्चा की गई। अपने प्रवास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव में चल रहे परियोजना स्थलों का दौरा करेंगे और साथ ही साथ प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी अरब और बहरीन की यात्रा पर हैं। आज रियाद में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत का एक सत्र होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार सिंगापुर में पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का उद्घाटन करेंगे। इसके जरिए भारत आसियान देशों के नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित होगा। हिमाचल प्रदेश में आज नगर निगम के लिए मतदान होना है। इसमें 102 उम्मीदवारों का फैसला 90,000 मतदाता करेंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी की मांग है कि केजरीवाल को अपने आवास को आम जनता के लिए खोलना चाहिए ताकि वो देख सके कि मुख्यमंत्री कितने शानदार तरीके से रह रहे हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले थाना नौगांव से लूट की घटना में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 पॉलिटेक्निक के छात्र हैं। इनके पास से 36 लाख रुपए नकद और 50 तोले के जेवरात मिले हैं। पंजाब सरकार के सभी सरकारी दफ्तर आज सुबह 7:30 बजे खुले और दोपहर 2 बजे बंद हो जाएंगे। सीएम भगवंत मान भी सुबह अपने कार्यालय पहुंचे। पंजाब सरकार ने गर्मी के मौसम में बिजली की कमी से निपटने के लिए दफ्तरों का समय बदलने का फैसला किया है। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे मिलेंगी। झारखंड के खूंटी में 1 लाख रुपए के इनामी नक्सल कमांडर सुखराम गुड़िया और रोड़े को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से AK-47 गोलियां, बाइक और अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिली है। जम्मू कश्मीर में एक गैर सरकारी संगठन ने श्रीनगर में वंचित लोगों को रोजगार का साधन जुटाने के मकसद से ई-रिक्शा वितरित किए। ये रिक्शा पहाड़ी क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार बनाए गए। तमिलनाडु में चिथिराई उत्सव की धूम है। इस अवसर पर मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। लोग परंपरागत रूप से इस उत्सव को मना रहे हैं। मौसम विभाग ने देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोस्टल एरिया को छोड़कर लगभग सभी जगहों में बारिश और थंडरस्टॉर्म की संभावना है। इन इलाकों में लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला में अगले 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे कांगड़ा में सबसे अधिक बारिश हुई। शिमला और जुब्बल में ओलावृष्टि भी हुई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी।
Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। नए वित्त वर्ष के पहले महीने यानी कि अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा, जो अब तक का सर्वाधिक मासिक संग्रह है। अप्रैल माह के कलेक्शन में सीजीएसटी 38,440 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 47,412 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपए रहा। लगातार 13 महीनों से मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद से तीसरी बार कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए की सीमा के पार पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह इस बात की सफलता को दर्शाता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को कैसे बढ़ाया। देश में कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अप्रैल 2023 के महीने के दौरान उच्चतम कोयला बाहर निकालने का नया रिकॉर्ड बना है। देश में अप्रैल 2022 के दौरान 67.20 मिलियन टन की तुलना में 8.67% की वृद्धि के साथ 73.02 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल 2023 में 57.57 मिलियन टन का उत्पादन दर्ज किया है, जबकि अप्रैल 2022 में 53.47 मिलियन टन कोयला बाहर आया था। कुल कोयले की रवानगी में अप्रैल 2022 के दौरान 71.99 मिलियन टन के मुकाबले 11.76% की तेजी दर्ज की गई है, जो कि अप्रैल 2023 में 80.45 मिलियन टन तक हो गई है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 72.9 अरब डॉलर से बढ़कर 84.5 अरब डॉलर हो गया है। भारत का घरेलू हवाई यातायात कोविड के पहले के औसत को पार कर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। रविवार को कुल 4,56,000 से अधिक यात्रियों ने 2,978 विमानों के माध्यम से यात्रा की। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन पद्धतियों सारांश 2023 को जारी किया। देश की स्वतंत्रता के 75 साल के उपलक्ष्य में तथा केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के प्रयासों को उजागर करने के लिए इस सारांश में 14 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों के अध्ययन शामिल हैं। मेटा के स्वामित्व वाले त्वरित संदेश सेवा मंच व्हाट्सएप ने मार्च में 47 लाख से अधिक भारतीय खातों को प्रतिबंधित किया है। ये संख्या फरवरी के 45 लाख से अधिक खातों से ज्यादा है। अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएमआई 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल में S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मार्च के 56.4 से बढ़कर 57.2 अंक पर जा पहुंची। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पेंशन सुधार के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने के लिए हजारों लोग मजदूर दिवस के अवसर पर सड़कों पर उतरे, जिसके बाद कल पूरे फ्रांस में प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से भिड़ गए। आंतरिक मंत्री गेराल्ड डार्मेन ने कहा है कि मुख्य संघ के नेतृत्व वाले मार्च के इतर कई शहरों में हिंसा भड़कने के कारण पूरे फ्रांस में कम से कम 108 पुलिसकर्मी घायल हो गए और 291 लोगों को हिरासत में लिया गया। पेरिस में कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर प्रोजेक्टाइल फेंक और बैंकों और एस्टेट एजेंटों जैसे व्यवसायों की खिड़कियां तोड़ दी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और वाटर कैनन के साथ जवाब दिया।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष पर व्हाइट हाउस ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में 5 महीने की लड़ाई में 20,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं और अन्य 80,000 घायल हुए हैं। रूस लगातार अभी भी यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अनुमान है कि कार्रवाई में मारे गए 20,000 सहित रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं। किर्बी ने कहा कि बड़े पैमाने पर डोनबास में आक्रामक रूप से रूस का प्रयास विफल हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूस वास्तव में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र पर कब्जा करने में असमर्थ रहा है। अमेरिकी सरकार ने देश में लागू कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने का ऐलान किया है। बाइडेन प्रशासन ने इसी साल जनवरी में ऐलान किया था कि वो कोरोना महामारी के हालात और मामलों की समीक्षा करने के बाद 11 मई से देश में राष्ट्रीय आपातकाल खत्म कर देंगे। वहीं अमेरिका जाने वाले संघीय कर्मचारियों, संघीय ठेकेदारों, विदेशी हवाई यात्रियों के लिए टीके की आवश्यकताएं भी 11 मई को समाप्त हो जाएंगी। इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस समय क्वाड में नए सदस्य को जोड़ने की कोई योजना नहीं है। क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष 24 जून को ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले हैं। यूक्रेनी सेना के भीषणतम पलटवार की तैयारी के बीच रूस ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों की जोरदार बौछार करना शुरू कर दिया है। इन हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा हमले में दर्जनों घरों और अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वीडियो संदेश में कहा कि रूस के इस ताजा हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और बच्चों और अन्य महिलाओं समेत 40 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पिछले दिनों ही राष्ट्रपति कार्यालय ने भीषण हवाई हमले की चेतावनी के बाद एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को व्हाइट हाउस में फिलीपीन के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर का स्वागत किया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि पिछले 1 साल में अमेरिका फिलीपीन संबंधों में मजबूती आई है। ब्राजील में खनन माफियाओं के हमले में यानोवामी क्षेत्र में सोने के अवैध खननकर्ताओं के हमले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह हमला वेनेजुएला की सीमा से सटे उत्तरी ब्राजील के ओक्सियो में हुआ। हमले में 3 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से 1 की इलाज के दौरान मौत हो गई। अमेरिका में सोमवार को आई धूल भरी आंधी के दौरान दक्षिणी इलिनॉइस में हुए सड़क हादसों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इन हादसों में दर्जनों लोगों के घायल होने की भी सूचना है। इलिनॉइस स्टेट पुलिस ने बताया कि मोटे तौर पर 40 से 60 कारें और कई बड़े ट्रक हादसे का शिकार हो गए। करीब 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिली में मे डे के दौरान बेहतर श्रम स्थितियों की मांग को लेकर ब्यूनस आयर्स और काराकस की सड़कों पर हजारों लोगों ने मार्च निकाला। चिली में मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई। सैंटियागो में भी विभिन्न ट्रेड यूनियनों के मई दिवस के मार्च के दौरान हुई हिंसा को कुचलने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बुल्गारिया के प्रोसिक्यूटर जनरल एक जानलेवा हमले में बाल-बाल बच गए। दरअसल क्वात्सिवित्स गांव के पास प्रोसिक्यूटर जनरल इवान गेशेव की कार के गुजरने के दौरान ये विस्फोट हो गया, जिसमें वो बाल-बाल बचे। सूडान में सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच संघर्ष विराम के बावजूद खार्तूम और पड़ोसी शहरों में हमले लगातार जारी हैं। हमलों के बीच सूडान से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम और 3 दिन बढ़ाने की सहमति के बावजूद लड़ाई तेज हो गई है। इस संघर्ष में 500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या इससे कहीं अधिक है। वहीं ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। जद्दा से 10वीं आउटबाउंड उड़ान के जरिए 231 लोगों को विमान से अहमदाबाद लाया जा रहा है। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने IBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में जीत के साथ भारत के अभियान की शुरुआत की। हुसामुद्दीन ने
57 किलो वर्ग के अपने पहले मुकाबले में मैसेडोनिया के मुक्केबाज को 5-0 से हराया। 60 किलो भार वर्ग में भारत के वरिंदर सिंह उज्बेकिस्तान के मुजीबुलो तुर्सुनोव के खिलाफ हार गए। वरिंदर को 0-5 के अंतर से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। आज टोक्यो ओलंपिक और 2019 एशियाई चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके आशीष चौधरी और पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हर्ष चौधरी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना होगा दिल्ली कैपिटल्स से। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आईपीएल में आज का मुकाबला क्लैश ऑफ द ऑपोजिट्स है। गुजरात टाइटंस इस वक्त 12 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स 4 अंक के साथ 10वें स्थान पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों से हरा दिया। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए। 127 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 19.5 ओवर में 108 रन बनाकर आउट हो गई। लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा 23 रन गौतम ने बनाए। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच इस साल के यूएस ओपन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका ने पुष्टि कर दी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 का टीका लगवाना अनिवार्य नहीं है। रूसी टेनिस खिलाड़ी वेरोनिका कुदरमेतोवा का कहना है कि वो अपनी किट से अपने रूसी स्पॉन्सर का लोगो हटाने के बाद ही विंबलडन में भाग लेंगे। ब्रिटेन के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कैमरून नॉरी को मैड्रिड ओपन में चीन के झांग झिजेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। झांग एटीपी रैंकिंग्स में शीर्ष 100 में स्थान बनाने वाले चीन के पहले टेनिस खिलाड़ी हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में लेस्टर सिटी और एवर्टन ने 2-2 से ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के बाद दोनों ही टीमों की परेशानियां बढ़ गई। आर्सेनल की टीम महिला चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में हार कर बाहर हो गई है। दर्शकों से खचाखच भरे एमिरेट्स स्टेडियम में आर्सेनल को 2 बार की विजेता वोल्वर्सबर्ग के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में हार का सामना करना पड़ा। पूर्व फुटबॉलर क्रिस सटन का मानना है कि रविवार को टॉटनहैम हॉटस्पर्स के खिलाफ हुए मैच में अपने बर्ताव के लिए लिवरपूल के मैनेजर यर्गन क्लॉप पर टचलाइन बैन लगाना चाहिए। ब्लैकबर्न रोवर्स ने ल्यूटन के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के बाद अपनी चैंपियनशिप प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इस मैच में हैरन कार्टर ने ब्लैकबर्न के लिए अपना पहला गोल किया। रोजर ने एक मैच बाकी रहते चैंपियनशिप में खुद को सुरक्षित कर लिया है। न्यूयॉर्क स्टेडियम में खेले गए मैच में रोजर ने मिडलस्ब्रो को शिकस्त दी। अभिनेत्री अदा शर्मा ने साझा किया है कि उनकी आगामी फिल्म द केरल स्टोरी में केरल के प्रति कुछ भी अपमानजनक नहीं दिखाया गया। सारा अली खान, जो अपनी आगामी फिल्म ए वतन मेरे वतन की शूटिंग में व्यस्त है, उन्होंने अपनी 2 फिल्मों मर्डर मुबारक और ए वतन मेरे वतन के सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें साझा की हैं। शिवा राजकुमार की बेटी निवेदा शिव राजकुमार की मुथु सिने सर्विस की पहली फीचर फिल्म के साथ फिल्म निर्माण क्षेत्र में कदम रख रही हैं। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान को अभिनय से ज्यादा लेखन और निर्देशन में दिलचस्पी है। आर्यन स्टारडम नामक आगामी वेब सीरीज में अपने निर्देशन की शुरुआत करेंगे। हाल ही में हरिद्वार के दौरे पर गई एक्ट्रेस कंगना रनौत ने साझा किया कि शादी 2 दिलों के बीच होती है और अगर 2 लोग एक दूसरे से बंधे हैं तो उनका जेंडर कोई मायने नहीं रखता।
पुणे पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान के एक मेगा कंसर्ट को बीच में ही रोक दिया, जिससे हजारों दर्शक और फैंस निराश हो गए। जानवी कपूर और राजकुमार राव ने अपनी अपकमिंग क्रिकेट ड्रामा फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की शूटिंग पूरी कर ली। चंद्रा की अब दिल्ली दूर नहीं का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म बिहार से आए एक लड़के की IAS बनने की कहानी को दिखाएगी। इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म रोश का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म रोश एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे सचिन गर्ग ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता चिरंजीवी की आने वाली फिल्म भोला शंकर का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में उनके अलावा कीर्ति सुरेश और तमन्ना भाटिया भी नजर आएंगे। तो फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।